हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो में ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज्यादा डिटेल्स है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चंस को आप ऐसा नहीं बोल पाओगे कि ये आज नहीं लेना था। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना, 1% भी स्किप मत करना, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एम युवा पोर्टल शुरू किया है या एम युवा योजना शुरू की है। संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला पहला देश बन गया है फ्रांस। और बिहार के नए मुख्य सचिव बन गए हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। इसके अलावा एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% रहने वाली है। और ईरान ने रूस से जाकर पार्स 1 नाम का सैटेलाइट अपना लॉन्च किया है। जेफ बेजोस दुनिया के एक बार फिर से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क को पीछे कर दिया इन्होंने। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत दिल्ली में 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन ये आईआईटी मद्रास में आयोजित हुआ। और अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी, जो कि रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने अदिति योजना शुरू किया है। और फिलेटी टेओ ये तुवालू देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इसके क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, जल्दी से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की? मैंने कल भी आपको बताया था, जब दिल्ली वाली योजना बताई थी उसी समय मुख्यमंत्री वो महिला सम्मान निधि योजना थी। तो उसमें 1,000 रुपए महिलाओं को मुफ्त वित्तीय मासिक सहायता देने की बात की गई थी, फाइनेंशियली हेल्प करने की बात की गई थी। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1,500 रुपए प्रति माह देने की बात करी है। ये भी महिलाओं को दी जाएगी और इस योजना का नाम आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो हिमाचल प्रदेश जो है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की कई योजनाओं में आपको सुख दिख जाएगा नाम। तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो सुक्खू जो है अपने योजनाओं में सुख जरूर ला लेते हैं, इसलिए आपको आसान हो जाएगा याद करने में। मुख्यमंत्री सुखा सहाय योजना भी याद रखना, और यहाँ पर सुख सम्मान निधि योजना भी याद रखना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया हुआ है, आप आर्टिकल देख पाओगे। ये है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब। इस योजना के तहत क्या होगा कि 1,500 रुपए की मासिक वजीफा दिया जाएगा महिलाओं को। किस प्रकार की महिलाओं को? 18 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष से नीचे की महिलाओं को, ठीक है। तो 800 करोड़ रुपए का इसमें टोटल एनुअल एक्सपेंस आने वाला है, वार्षिक खर्च आने वाला है। 5 लाख से अधिक महिलाएं इसके तहत लाभान्वित होने वाली हैं। यहाँ पर देखो, हिमाचल प्रदेश से करंट अफेयर की भी बात करेंगे, पहले स्टैटिक की बात कर लेते हैं। राजधानी इसकी धर्मशाला और शिमला है, एक विंटर कैपिटल है, एक समर कैपिटल है। और जिलों की संख्या 12 है यहाँ पर। विधानसभा में यहाँ से सीटों की बात करें तो 68 सीटें जाती हैं। लोकसभा में 4 सीट, राज्यसभा में 3 सीट यहाँ से जाती है। हिमाचल प्रदेश मैप में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये अपना बॉर्डर ऊपर लद्दाख से, इधर जम्मू कश्मीर से, इधर पंजाब से, इधर हरियाणा से, इधर उत्तर प्रदेश से और इधर उत्तराखंड से लगाता है। उत्तर प्रदेश से भी बॉर्डर लगता है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना। यहाँ पर झीलों की बात करें तो चंद्रताल, सूरजताल, परासर झील, रेणुका झील, ये प्रमुख झीलें हैं। खजियार झील, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पेन वैली नेशनल पार्क, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। सीएम तो ये हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला जी। नाटी, कथड़ी, घुघुटी इत्यादि यहाँ के लोक नृत्य हैं। कलिछो, कुगती दर्रा है। इसके अलावा 3 और प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन सा? तो आप बताओगे, बाड़ालाचा, सिपकिला और रोहतांग, ठीक है ना। सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा, 3 और दर्रे याद रखना। अब हिमाचल प्रदेश से रिवीजन पॉइंट देखते हैं करंट अफेयर के। यहाँ पर हिंदी में है, यहाँ पर इंग्लिश में है, ठीक है ना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना इन्होंने शुरू की। 2024 में भारत का सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र बनकर के ये उभरा था। अभी सरकार गांव के द्वारा पहल का इन्होंने शुरुआत किया। माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया। हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला। सपनों का संचय ऋण योजना इन्होंने शुरू किया।
हिमक्राफ्ट निगम की स्थापना की, हस्तशिल्प और हथकरघा निगम के लिए, इसका नाम बदल करके। सशक्त महिला ऋण योजना इन्होंने शुरू की। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाने वाला ये राज्य है। इन्होंने 2025 तक बात करी हुई है कि ये ग्रीन ग्रीन स्टेट बन जाएंगे, ठीक है ना। स्वाति घाटी स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए 1500 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। क्लियर है? एक बार फिर से इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। आगे, हाल ही में केई पनियोर को किस राज्य का 26वां जिला बनाया गया? तो केई पनियोर दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश का बन गया है 26वां जिला। अरुणाचल प्रदेश में अभी तक 25 जिले थे, अब एक और जिले के को काट करके एक नया जिला बनाया गया है, केई पनियोर। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, बिकम्स 26th डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो जिला है ये निचले सुबनसिरी के क्षेत्रों को अलग करके, मतलब उसी को दो पार्ट में डिवाइड करके एक नया जिला बनाया गया है। नीसी समुदाय की कमेटी की काफी दिनों से मांग थी और इन समुदाय की मांग को यहाँ पूरा करते हुए एक नया जिला गठित किया गया है। ठीक है, जब कोई जिला बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा विस्तारित क्षेत्र हो जाता है, एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचने में काफी तकलीफ होने लगती है, मतलब कोई भी ऑफिशियल काम कराना होता है, अगर मान लो उसका सिटी एरिया दूर है तो फिर तकलीफ होती है समुदाय को या जो भी वहाँ के निवासी होते हैं उनका। वो लोग डिमांड करते हैं कि भाई इसको अलग कर दो, अगर हम लोग का अलग जिला बना दो, और हम लोग का जिला बनाने का मतलब सारी सुविधाएं तहसील वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ नज़दीकी मार्केट में कर दो तो हम लोग के लिए आसान हो जाया करेगा। इसी बात की मांग होती है और इसीलिए जिले जो है वो अलग किए जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी मांग को किया गया एक्सेप्ट। 20 फरवरी 1987 को नेफा, जो नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, अरुणाचल प्रदेश पहले क्या था? पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी। फिर उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, फिर उसको पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्णतः राज्य का दर्जा ये 20 फरवरी 1987 को पाया था। ये बात ध्यान रखना, पूछा जाता है क्योंकि 20 फरवरी को ही इसका राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक और अभी 20 फरवरी क्योंकि बीता हुआ है पिछले महीने, एक और राज्य का स्थापना दिवस 20 फरवरी को ही मनाया जाता है, वो भी पूर्वोत्तर राज्य है। आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि कौन सा राज्य है वो। अब अरुणाचल प्रदेश से करंट अफेयर की बात। अभी हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का ये 10वां राज्य बना था। विशेष बाघ बल संरक्षण बल स्थापित करने के लिए इन्होंने डिमांड करी हुई थी, ठीक है, केंद्र से, और वो डिमांड जो है एनटीसीए से इन्होंने की हुई थी। ये डिमांड इनकी पूरी हो जाएगी तो एक विशेष बाघ संरक्षण बल इनको मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस देखिए 20 फरवरी को मनाया गया। पक्के पागा हार्निवल फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। आदि केकिर अदरक को और तिब्बती निवासियों द्वारा हस्तनिर्मित कालीन, वांचो समुदाय द्वारा बनाई गई लकड़ी की वस्तुएं, इन तीनों को अभी जीआई टैग मिला था। 42 वर्षों तक लापता रहने के बाद उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर देखी गई है। ये करंट अफेयर के पॉइंट रहे। अब यहाँ से स्टैटिक पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश आप देखोगे भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की राजधानी होती है ईटानगर। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है और लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक यहाँ के गवर्नर है। यहाँ पर संगेस्तर झील है। नाम दफा नेशनल पार्क, ये बहुत पूछा जाता है। कमलांग पक्के टाइगर रिजर्व, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं। लोकनृत्य में बुइया छालो यहाँ पर भी होता है। अपना बॉर्डर ये इधर नागालैंड से, इधर असम से शेयर करता है, ऊपर इधर चाइना से, इधर म्यांमार से और इधर भूटान से लगाता है अपना बॉर्डर। ठीक है जी, आगे। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? हंगरी एक देश है, ठीक है ना। हंगरी, हंगरी मतलब भूखा वाला मत समझना, हंगरी यहाँ पर एक देश की बात हो रही है। यार याद होगा रसिया यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था तो हंगरी के रास्ते हम लोगों ने अपने भारतीयों को वहां से निकाला था ऑपरेशन गंगा के तहत, है ना। तो हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं अभी? तो ये बन गए हैं तामस सुलियोक। तामस सुलियोक ये नए प्रेसिडेंट होंगे हंगरी के। ये ऐसा नहीं है कि वहां पर चुनाव हुआ, कोई जनता ने वोटिंग किया। एक्चुअली में जो पुराने प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मामला क्या हुआ था कि जो इनसे पहले के राष्ट्रपति थे ना, उन्होंने एक फांसी की सजा पाए हुए व्यक्ति को माफी दे दी थी। वो व्यक्ति बाल यौन शोषण का मतलब अपराधी था और उसको उन्होंने माफ कर दिया था। और वो जो माफी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके या दया के भाव से उन्होंने माफी दी, उसमें घोटाला टाइप का हुआ था कि वो आपराधिक किस्म का था, उसकी पहुंच थी अच्छी सी, उसने राष्ट्रपति से जुगाड़ लगा करके माफी मंगवा ली थी। तो जब वो राष्ट्रपति साहब उनको माफ कर दिए थे तो जनता में विद्रोह हो गया था। विद्रोह को देखते हुए जब विद्रोह बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर राष्ट्रपति जी को देना पड़ा उनके इस्तीफा। अब राष्ट्रपति महोदय गए तो नए राष्ट्रपति आने थे। वहां की संसद ने
वोटिंग करवाई, गुप्त मतदान करवाया, और गुप्त मतदान में 134 वोट इनके पक्ष में पड़े और 7-8 वोट इनके विपक्ष में पड़े। तो ये बन गए तामस सुलियोक, जो कि एक वकील हैं। तो ये बन गए नए प्रेसिडेंट। ठीक है। हंगरी एक छोटा सा देश है, बुडापेस्ट इसकी राजधानी होती है। आपको मैप में दिखाऊं तो आप देखोगे यूक्रेन आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, जहाँ पर रसिया ने अटैक किया हुआ है, ये रूस है पूरा। तो रूस आज के टाइम पर इतना हिस्सा जो है कब्जा भी चुका हुआ है। तो इसी के साइड से इधर देखोगे पोलैंड है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ठीक है, मालदोवा, ये सभी देश इसके बॉर्डर कंट्री है, बेलारूस वगैरह। तो यहाँ से आप देखोगे एक और बॉर्डर कंट्री है हंगरी, यही है बुडापेस्ट की राजधानी, और ये इसका बॉर्डर एरिया है। ठीक है, आपको अगर क्लियर ना दिख रहा हो, ये इसका बॉर्डर एरिया है हंगरी का। ठीक है, यही एक छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है हंगरी। बुडापेस्ट इसकी राजधानी होती है, फोरेंट इसकी मुद्रा होती है, फोरेंट। आगे यहाँ पर पिछले दिनों में कुछ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, उनको हम लोग रिकॉल कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लियर दिखेगा। तुवालू के नए प्रधानमंत्री अभी फिलेटी टेओ बने हैं, कल हम लोगों ने बात किया था। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज शरीफ, एक बार फिर से। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं ओल्जास बख्तनेव। यमन के प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अवद बिन मुबारक। और मलेशिया का 17वां राजा बनाया गया है सुल्तान इब्राहिम को। भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोबुगे। डेनमार्क के नए राजा प्रिंस फेडरिक। और फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल। कुवैत के नए अमीर बने हैं शेख मसाल अल अहमद अल सानी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो ये चीजें आपको इंग्लिश में भी दी गई है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये रिसेंट नियुक्त हुए राष्ट्राध्यक्ष हैं इन देशों के। तो इन देशों से अगर मान लो राष्ट्राध्यक्ष पूछ लिया गया तब तो ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष नहीं पूछा गया तो दूसरा सबसे ज्यादा चांस है इनकी मुद्राएं पूछा जाना। तो इन सब की मुद्राएं जो है आप जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि अगर कोई देश चर्चे में आया है, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहां की मुद्रा वगैरह पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इनकी कम से कम मुद्रा तो याद करके जाना। भारत सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाकर के कितना निर्धारित किया? डाक मतदान ये क्या होता है? तो दोस्तों भारत सरकार, खास करके भारतीय चुनाव आयोग, एक सुविधा देती है कि जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो डाक मतदान कर सकते हैं, पोस्टल अपना वोटिंग कर सकते हैं। ये पोस्टल वोटिंग सिस्टम जो है ये शुरू किया गया है, जिससे जो बुजुर्ग हैं जो चाहते हैं वोट करना लेकिन असमर्थ हैं आने जाने में, तो वो उनको एक पोस्ट बाई पोस्ट के जरिए वो वोटिंग करने की सुविधा दी जाती थी। अब तक इसकी आयु थी 80 वर्ष, अब इस 80 वर्ष को बढ़ा करके कर दिया गया है 85 वर्ष। ठीक है ना, पहले कितना था? पहले था 80 वर्ष और अब 85 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि अब देखो ये आयु सीमा जो है न्यूनतम आयु सीमा है, यानी कि 80 वर्ष से ऊपर के जो होंगे वही मतदान करते थे। अब वही चीज बढ़ा करके 85 वर्ष कर दिया गया है कि 85 वर्ष से ऊपर के जो होंगे वो मतदान कर सकेंगे। ये डाक मतदान, ठीक है ना, पोस्टल वाला। तो यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट अमेंड्स रूल्स टू अलाउ पोस्टल बैलेट फॉर दोज एज्ड 85 और अबव, नॉट 80+। 80+ हटा करके 85+ कर दिया गया है। भारत सरकार ने चुनाव आयोग के परामर्श के बाद ये ऐसा करने का निर्णय लिया है और इसके लिए बाकायदे ये एक नया अमेंडमेंट किए हुए हैं। ओके, तो ये सारी चीजें दी गई है। अच्छा, चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो देखो, भारत में जो चुनाव आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन है, इसके बारे में अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के। अनुच्छेद 324 जो है किस भाग में पड़ता है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और एक चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल जी। एक और चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा जी, अभी रिसेंटली वो रिटायर हो गए हैं, याद होगा आपको। तो सुशील चंद्रा रिटायर हो गए हैं, तो अभी 2 लोग हैं। 3 लोग की बॉडी होती है चुनाव आयोग, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अभी एक चुनाव आयुक्त का पद खाली है, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। आगे, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको दिसंबर में भी कराया था, लेकिन उस टाइम क्योंकि उद्घाटन होने वाला था और न्यूज चर्चे में था, लेकिन किसी कारणवश उद्घाटन उस समय नहीं हो पाया, अब जाकर के इसका उद्घाटन हुआ है। तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये पटना बिहार में उद्घाटन किया गया है, बनाया गया है। पटना बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, यानी कि यहाँ पर जो गंगा डॉल्फिन है, जो उत्तर भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है,
आप जानते हो उत्तर प्रदेश का भी रिसेंटली जलीय जीव घोषित किया गया था राजकीय। तो इसी पर रिसर्च होगा, मतलब कि इसके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए ये रिसर्च सेंटर खोला गया है, राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर या भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो आप बताओगे पटना में है। पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आता है ये, ठीक है। 30 करोड़ की लागत से बनाया गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। गंगा डॉल्फिन की आधिकारिक तौर पर खोज 1801 में की गई थी, ऑफिशियल तरीके से सबसे पहले। ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इनके गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में ये पाई जाती हैं, ठीक है ना। इन नदी तंत्रों में ये देखने को मिलती हैं। अब बिहार आया है, बहुत सारे लोग बिहार करंट अफेयर की डिमांड कर रहे थे, तो देखो बिहार करंट अफेयर के कुछ अंश आपके सामने हैं। तो बिहार करंट अफेयर आप देखिए, उसके बाद बिहार से स्टैटिक की बात करेंगे। बिहार के जमुई में अभी 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव मनाया गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिवाइस लॉन्च किया गया। बोध गया में पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम आयोजित किया गया। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर अभी पटना में बनाया गया था। बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डे शुरू किया। कॉप 28 में बिहार को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला था। और स्कूली बच्चों के लिए मिशन दक्ष कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था। रबी महाअभियान शुरू किया। न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में बनाया गया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, जातिगत जनगणना जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है ना। ये इंग्लिश में रहा डाटा। आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने बिहार के बारे में स्टडी देखा था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और जरूरी बात, देखो टेक्स्ट बुक का दोस्तों, मॉक टेस्ट का ये ऑफर चल रहा है। 527 रुपए में टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी आप ले सकते हो। दाम और भी बढ़ सकते हैं, इसलिए अगर जिसको लेना है वो ले सकते हैं। एमजेटी कूपन कोड यूज करेंगे तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देख रहे हो आप अभी समय बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर, तो पढ़ तो लिए ही हो। अब जरूरत है आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्पीड बढ़ाने की मॉक टेस्ट दे करके। तो फटाफट से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट तो पर डे दिया करो। 2 नहीं दे पाते हो तो 1 कम से कम देने का पूरा पूरा प्रयास होना चाहिए। और इससे ज्यादा भी मत देना, है ना। कुछ लोग दिन भर मॉक टेस्ट ही देते रह जाते हैं, ये भी मत करना। मैक्सिमम 2 या कम से कम 1, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक है। इतना मॉक टेस्ट दो और बाकी जो समय बचे उसमें आप देखो कि क्या कैसे सुधार करके आप स्कोर बढ़ा सकते हो। तो ये चीजें लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इसका मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो टेक्स्ट बुक का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना अभी हाल ही में शुरू किया है झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड राज्य सरकार, नाम से ही स्पष्ट है, विधवा पुनर्विवाह योजना। तो विधवा पुनर्विवाह योजना मतलब जो विधवाएं हो चुकी हैं उनका पुनर्विवाह, दोबारा से विवाह कराने के लिए और उनको दोबारा से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये एक योजना है। इसमें सरकारें भी मदद करेंगी। किस प्रकार से मदद करेंगी? सरकार 2 लाख रुपए की राशि आवंटित करेगी जिससे दोबारा से शादी हो सके। तो अभी जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, याद होगा कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। तो झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उन्हीं के करीबी थे चंपई सोरेन। ये नए मुख्यमंत्री बने और इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अभी इनकी सरकार ने बजट लाया हुआ है। ये बजट जो है 1.28 लाख करोड़ रुपए का है। इसी बजट में इसकी बात की गई है कि ये राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेंगे और इसके तहत 2 लाख रुपए आवंटित करेंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में पुनर्विवाह कराने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे, यूएसजीए के प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स जिनको नहीं पता हो, ये गोल्फ के महानतम खिलाड़ी हैं। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है, विराट कोहली का नाम लिया जाता है, एमएस धोनी का नाम लिया जाता है, वैसे जब गोल्फ की बात आती है तो टाइगर वुड्स का नाम आता है। ये सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं और इनको अभी हाल ही में यूएसजीए के द्वारा बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यूएसजीए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन, इसके द्वारा दिया जाता है। इसका ये हाईएस्ट ऑनर, ये पुरस्कार माना जाता है, बॉब जोन्स पुरस्कार, ठीक है। अगर हम लोग इनके टाइगर वुड्स की बात करें तो 15 प्रमुख चैंपियनशिप और
82 पीजीए टूर ये जीत चुके हैं। ओके, ये यूके के नहीं, यूएस के हैं। अगला, पीएम मोदी ने कहां पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? तो देखो, मोस्ट अवेटेड योजना जिसका हम लोग जिक्र कब से कर रहे हैं, 2-3 सालों से, जब से ये बनना शुरू हुआ तब से मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। अंडर वाटर मेट्रो, जब भी मेट्रो आती है तो इसकी बात की जाती है। फाइनली ये अब शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी जी ने कोलकाता में हुगली नदी में जाकर के इसका उद्घाटन किया है। हुगली नदी में बना हुआ है ये, आपको समझ लो मैं पिछले 4-5 साल से बता रहा हूँ, लगातार जब भी मेट्रो आती है तब भी ये आपको याद कराया जाता है। अंडर वाटर मेट्रो यानी पानी के अंदर मेट्रो चलेगी। बाकायदे इसके लिए टनल बनाई गई है, हुगली नदी में बनाई गई है, क्योंकि कोलकाता जो शहर है वो हुगली नदी के किनारे ही बसा शहर है। तो उसी हुगली नदी में ये अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है और ये पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग है ये भारत की। मेट्रो को 45 सेकंड का सफर तय करना होगा, मतलब इस अंडर वाटर के जरिए 45 सेकंड में ये अंडर वाटर पार कर जाएगी। 520 मीटर की दूरी अभी है यहाँ पर, ठीक है। तो हुगली नदी के नीचे ये होगा। सुरंग कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है और भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो है हावड़ा मेट्रो स्टेशन, ये भी कोलकाता में ही है और 27 से 33 मीटर गहराई पर है। ये भी एक फैक्ट है, इसको भी याद रखना। तो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर ये हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ेगी। ओके, कोलकाता मेट्रो की शुरुआत भारत में सबसे पहले मेट्रो के रूप में 1984 में हुई थी। दूसरी मेट्रो के रूप में 2002 में दिल्ली मेट्रो शुरू हुआ, ठीक है ना। तो पहला मेट्रो भी कोलकाता मेट्रो और पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता मेट्रो और दूसरी मेट्रो दिल्ली मेट्रो और पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली मेट्रो। फिर से मैं लिख दे रहा हूं सब कुछ, देखो मेट्रो के बारे में। 1984 में इसकी शुरुआत हुई और कोलकाता मेट्रो के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। दुनिया का पहला देश अगर पूछा जाए तो आप ब्रिटेन बताना, ठीक है ना। कोलकाता मेट्रो के रूप में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत भारत में हुई। 2002 में जो है, 2002 में दिल्ली में शुरुआत हुई दिल्ली मेट्रो की। 2016 में शुरुआत हुई यूपी में लखनऊ मेट्रो के रूप में। अगर अंडर वाटर मेट्रो की बात की जाए तब तो कोलकाता बताएंगे और ड्राइवरलेस मेट्रो की बात की जाए, ड्राइवरलेस मेट्रो की बात की जाए तो आप दिल्ली बताएंगे, ड्राइवरलेस मेट्रो, ठीक है। अगला, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की? भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ओटीटी प्लेटफॉर्म ये लॉन्च करने की घोषणा की है केरल राज्य सरकार ने। देखो, ये भी आपको बताया जा चुका है बहुत पहले, अगर आपको याद हो, एक बार चर्चा में आया था जब ये बनाना शुरू किए थे, अनाउंस किए थे तब। पहली खुद की ओटीटी और पहली खुद की इंटरनेट सेवा दोनों ही केरल से ही है, ठीक है। इन्होंने खुद की इंटरनेट सेवा भी लॉन्च करी हुई है जिसे के फोन के नाम से जानते हैं। अक्सर मैं इसकी चर्चा करता रहता हूँ, के फोन, ठीक है। केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, ये इनकी खुद की इंटरनेट सेवा है और यहाँ पर इनकी खुद की ओटीटी सेवा भी शुरू हो गई केरल गवर्नमेंट की। तो इसके अलावा ये खुद ओला उबर जैसे खुद की टैक्सी सेवा भी ये लोग शुरू किए हुए हैं। मतलब ये प्राइवेट कंपनियों की बजाय, जो जो प्राइवेट कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप सेवाएं सुनते हो, ये यहाँ की सरकार जो है वो शुरू की हुई है। फिलहाल अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो इन्होंने सी स्पेस नाम से ये लॉन्च किया है, सी स्पेस नाम से। तो यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे लॉन्च किया भी रिसेंटली। इसका लक्ष्य है कि जनता के लिए सूचनात्मक और मनोरंजन सामग्री का एक अनूठा समागम पेश करें, ठीक है। अच्छा, ये आया है भारत का पहला। तो जब भारत का पहला आया है तो हम लोग चलो भारत का पहला रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया में फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट क्या क्या कहाँ कहाँ क्या कब कब हुआ उसको रिकॉल करेंगे। अभी भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल वृंदावन मथुरा में खोला गया। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में शुरू हुए। देश का पहला एआई शहर लखनऊ में बनाया जा रहा है। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क सूरत में बनाई जा रही है और देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन अहमदाबाद में। देश का पहला एआई सुपर क्लाउड न्यू क्लाउड बना हुआ है। देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया, ये इफ्को ने बनाया है। 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला मुंद्रा पोर्ट सबसे पहला पोर्ट बना। भारत का पहला वेटलैंड सिटी उदयपुर राजस्थान बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय मसूरी उत्तराखंड में है। देश का पहला एयर फाइबर ब्रॉडबैंड जियो एयर फाइबर, स्पेस फाइबर ब्रॉडबैंड ये भी जियो स्पेस फाइबर, ठीक है। चलिए, यही चीजें इंग्लिश में है आपके सामने। बाकी केरल से रिलेटेड ये स्टैटिक है, इसको मैं आज नहीं बताऊंगा, आज आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित अरुण शर्मा जी का निधन हो गया? तो अरुण शर्मा जी का भी निधन हो गया है। ये
पद्मश्री से सम्मानित हो चुके थे। अरुण शर्मा जी दोस्तों बहुत ही फेमस पुरातत्व वैज्ञानिक थे। तो पुरातात्विकविद जिसे कहते हैं, बहुत ही फेमस थे। राम मंदिर के समझ लो कि डिसीजन में इनका अहम योगदान रहा था। रायपुर छत्तीसगढ़ के उनके आवास पर ही इनका निधन हुआ और इन्होंने अपने कैरियर में भारतीय पुरातत्व में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं को चिन्हित करते हुए इनको 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति उस टाइम के स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी साहब ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था, जो कि भारत का चौथा नागरिक सम्मान होता है। राम जन्मभूमि अयोध्या स्थल की खुदाई में इनकी अहम भूमिका रही थी। ठीक है, तो आपको पता होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही डिसीजन जो है, इसका जो प्रूफ था, सबूत था, वही आधार बना था राम मंदिर के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट में। तो पद्मश्री पुरस्कार से विजेता थे और इनका अभी 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी, तो सभी लोग जाकर के वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो हमारे ग्रुप से, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, सबसे। व्हाट्सएप पर वन लाइनर भेजा जाता है, तो आप वन लाइनर भी रिवाइज करते रहा करो दिन भर में। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा कल मैंने क्वेश्चन पूछा था किसी वस्तु की जीआई टैग की वैलिडिटी कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10 साल के लिए होती है। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन है, तो नितिन अग्रवाल है। आज आपको क्या बताना है, गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इनके आदर्शों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा आंसर करने का। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस निम्न में से किस कंपनी के संस्थापक हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।